प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9 का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मेरा हो गया था कि व्हाट इज फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स एंड फ्रिक्शन, ये मैंने बता दिया था। अभी हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, आई मीन सर आइजक न्यूटन का जो 3 लॉ था। क्या क्या? गुरुदेव का 3 लॉ तो सबको पता है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आज मैं सिर्फ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कराऊंगा और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से मैं उस डेफिनेशन को दिखाऊंगा कि फोर्स कैसे आया था, और उसके साथ में एक चीज और भी कंपेयर कराऊंगा कि मोशन चैप्टर के साथ क्या लिंक है। ठीक है? और एक चीज होगा, वो है इनर्शिया। इनर्शिया के बारे में बताऊंगा और टाइप ऑफ इनर्शिया बताऊंगा और कुछ एग्जाम्पल भी दूंगा। ठीक है? उससे पहले मैं आ जाता हूं कि जब सर आइजक न्यूटन ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लाए, तब कहां से उन्होंने स्टार्ट किया? गैलीलियो गैलीली, सब जानते हो, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट थे। इन्होंने बहुत बहुत दूर तक एक काम को कंप्लीट करके रखे थे। मतलब कि बॉडी, एक बॉडी और ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज, इनके ऊपर जो बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट होता है, उन्होंने स्टेटमेंट बहुत पहले ही दे दिया कि नहीं, इन जनरली जो हमारे लाइफ है, डे टू डे लाइफ, इस यूनिवर्स में बैलेंस्ड फोर्स बोल के कुछ भी चीज नहीं है। कोई भी बॉडी और ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है वो अनबैलेंस्ड फोर्स है। अगर ये अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होता तो ये बॉडी रेस्ट में, अगर होता तो रेस्ट में ही रह जाता, और अगर वो मोशन में होता तो जिंदगी भर मोशन में ही चलता। लेकिन एक अनबैलेंस्ड फोर्स हमेशा एक्ट हो ही जाता है। तो इसलिए हमारे डेली लाइफ में हमेशा जो भी अनबैलेंस्ड फोर्स कोई ना कोई टपकेगा ही टपकेगा, कुछ भी कर लो। मतलब अगर ये मार्कर को मैं मोशन में भेज भी दूंगा, मतलब कोई फोर्स अप्लाई भी कर दूंगा, एक कोई ना कोई जाके स्टॉप हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट होगा। फ्रिक्शन अगर आप बता सकते हो कि 2 फ्लोर के बीच में, मतलब मैंने ऐसे करके दिया तो यहाँ फ्रिक्शन आएगा, अगर आप ऐसे करोगे तो यार फ्रिक्शन आएगा। वो एक फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो गई तब जाके रोक देंगे इस मोशन को। तो इन्होंने मैक्सिमम काम कंप्लीट कर दिए थे, तब आया सर आइजक न्यूटन। बट इन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया था, और सर आइजक न्यूटन यहाँ से आके स्टेटमेंट दे रहे हैं। मतलब इनके सारे थीसिस, जो इनका स्टडी था, जो इनका ऑब्जर्वेशन था, सारी चीज को सर आइजक न्यूटन ने स्टडी किया। उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया, और स्टेटमेंट सेटिस्फाई किया हर एक लॉजिकली, हर एक ऑब्जेक्ट के साथ, हर एक मोशन, मूविंग बॉडी, और इफ द बॉडी इज इन रेस्ट, देन ऑब्वियसली ईच एंड एवरी केस सर आइजक न्यूटन का जो स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट सेटिस्फाई भी किया। चलो तो पहले स्टेटमेंट आते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये तुम लोग तो जानते ही हो, अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो जिंदगी भर रेस्ट में रहेगा, और कोई भी बॉडी और ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो कंटिन्यूअसली मोशन में ही रहेगा। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। एन ऑब्जेक्ट remains at rest, remains at rest, or of uniform motion. An object remains at rest or of uniform motion in a straight line, in a straight line, unless क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाइड ना हो तो कंपेल्ड
change the state, change that state by an external force or external applied force. क्लियर? देखो यहां से क्या क्या पॉइंट मुझे मिल गए. एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट, हमेशा रेस्ट में रहेगा और अब यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा. इन अ स्ट्रेट लाइन, आई मीन डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा. इन अ स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन भी आपका चेंज नहीं होगा unless compelled to change that state by an applied force. अगर आपने एक्सटर्नल कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया तो. ठीक है, यहां तक तो मुझे क्लियर हो गया इन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. अब देखो मैंने जो फोर्स का डिफाइन किया था पार्ट 1 में, मतलब डेफिनेशन जो बताया था, वो इस फोर्स जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यहां से ही आया था. कैसे? मैंने फोर्स का डेफिनेशन और डिफाइन कैसे किया था, याद है ना? हाँ, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट. फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट. ये कोई इंटरनल चीज नहीं है, एक्सटर्नल है. मतलब ये अगर मार्कर पेन है, ये खुद कुछ नहीं कर सकते, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होना पड़ेगा. आई मीन एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट होगा तब जाके. तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट in the form of push or pull, which moves or tries to move in rest. अगर रेस्ट में है तो रेस्ट से मूव करा देंगे, नहीं तो कोशिश करेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मूव करे. स्टॉप्स और tries to stop in uniform motion. अगर मोशन में है तो एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इस मोशन को स्टॉप करेंगे, नहीं तो कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि ये स्टॉप हो जाए. और चेंज और नेक्स्ट और एंड, इधर एंड कर, एंड चेंज और tries to change the direction of motion. देखो मैंने क्या लिखा, डायरेक्शन. अगर इस डायरेक्शन में जा रहा था, स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा तब जाके डायरेक्शन चेंज होगा. अदरवाइज ए ऑलवेज स्ट्रेट लाइन एक्स डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस मूवमेंट होगा. तो कंपेयर करो, स्ट्रेट लाइन में जा रहा था तो इधर भी देखो क्या डायरेक्शन का ही मैटर है. अगर आप फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो तो ये डायरेक्शन का भी चेंज नहीं होगा. अगर पुश और पुल अप्लाई कर रहे हो तो मूव स्टार्ट्स टू मूव इन रेस्ट, सेम केस है रेस्ट. स्टॉप्स tries to stop in यूनिफॉर्म मोशन, सेम केस है यूनिफॉर्म मोशन. तो मैंने फोर्स का जो डेफिनेशन लाया एक कंप्लीटली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से मैंने फोर्स को डिफाइन कर दिया. एकदम क्लियर. अब मैं चैप्टर नंबर 8 में पहुंच जाता हूं. क्या पढ़े थे हम? मोशन इन फिजिक्स, क्लास 9th.
चैप्टर नंबर 8 था ना, पूरा लिखता हूं, लिंक देखो, गौर से देखो लिंक क्या था। मोशन चैप्टर में मैंने मोशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया था कि कोई एक बॉडी है, कि ऑब्जेक्ट है, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज होता है, एक्सेलरेशन आ जाता है, वेलोसिटी का ऑपोजिट डायरेक्शन, रिटार्डेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, और क्या पढ़े थे, स्पीड, सारी चीज ऑब्जेक्ट का सब कुछ पढ़ लिया था मोशन में। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, काइनेमेटिक्स इक्वेशन, v इक्वल टू प्लस ए टी इज इक्वल टू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, 2a इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस ए यू स्क्वायर, इतने इक्वेशन सॉल्व किए थे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, भाई इतना सब कुछ तो कर लिया था ऐसे ही। क्यों? पता ही नहीं था मोशन क्यों हो रहा है बॉडी का, क्यों हो रहा था बॉडी का मोशन, रीजन क्या था, फोर्स। ये जो मोशन हो रहा था फोर्स के कारण, तो कॉज ऑफ मोशन क्या था, कॉज ऑफ मोशन क्या था, फोर्स। तो इस चैप्टर में हमें आके पता चल रहा है, again and again this chapter shows the cause of motion is a force, and force का कॉन्सेप्ट जो है सर आइजक न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से है। क्लियर? कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मोशन कहाँ से शुरू हुआ और मोशन को लेके हमने इतना क्यों पढ़े क्यों। तो मोशन का एकदम शुरू से स्टार्ट जहां से हुआ था और कौन सी जगह से क्या क्या शुरू हो रहा है, कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कैसे मोशन के पूरा चैप्टर को सेटिस्फाई भी कर दिया। चलो नेक्स्ट हम पहुंचते इनर्शिया। नाउ व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया, इस पार्ट को बहुत ध्यान से देखो, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करो, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूं। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया यही है कि मान लो ये मार्कर है, मान लो क्या मार्कर ही है, ये मार्कर जब रेस्ट में रहेगा, इनका नेचुरल टेंडेंसी होगा कि जिंदगी भर रेस्ट में ही रहे, ये मोशन में जाने का कोशिश ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनका इनएबिलिटी है कि खुद से कुछ नहीं कर सकता है। मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो खुद इटसेल्फ कुछ फोर्स अप्लाई कर ही नहीं सकता है। ह्यूमन बॉडी छोड़ दो, ह्यूमन बॉडी कुछ फूड लेते हैं, एनर्जी आता है, उस एनर्जी से कुछ कर लेते हैं। मतलब आप ऐसी जगह पे रेस्ट पे ऐसे खड़े नहीं हो के जिंदगी भर नहीं रह सकते हो, आपके अंदर एक एनर्जी आएगा क्योंकि आप फूड लोगे, ऑब्वियसली वहां से एनर्जी आएगा तो आप तुरंत मोशन में आ जाओगे। बट जब इस टाइप का एक रिजिड बॉडी होगा जिसके अंदर कोई एनर्जी है बट इस फॉर्म में है कि उसको फोर्स खुद से कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता है, तब ये बॉडी जिंदगी भर जो टेंडेंसी होगा एक ही जगह पे, आई मीन आज से 20 साल बाद भी अगर मैं आऊंगा और इस टेबल पे रख दूंगा इस मार्कर को, तो 20 साल बाद भी आके देखूंगा मार्कर यहीं पे पड़ा हुआ है। तो यही है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, आई मीन अगर बॉडी रेस्ट में है तो जिंदगी भर रेस्ट में रहने का जो टेंडेंसी है, और कह सकते हो इनएबिलिटी है कि ये जा नहीं सकता है। उसके साथ साथ मोशन में है तो वो जिंदगी भर मोशन में ही रहेगा, उनके अंदर कुछ एबिलिटी है ही नहीं कि फोर्स अप्लाई करे और मोशन से स्टॉप हो जाए। ठीक है, तो कोई एक डायरेक्शन में जा रहे, सपोज एक्स डायरेक्शन में जा रहे स्ट्रेट लाइन, तो वो जिंदगी भर टेंडेंसी रहेगा एक्स डायरेक्शन में ही जाए, इनके अंदर कोई एबिलिटी है ही नहीं, इनएबिलिटी है इनका कि ये डायरेक्शन चेंज करके एक्स टू वाई चले जाए, फिर वाई टू और कोई डायरेक्शन ले ले। दिस इज इनर्शिया, आई मीन टेंडेंसी जैसे है वैसे ही रहने का, कोई चेंजेस नहीं करने का। लेकिन मैं जब एग्जाम्पल बताऊंगा तब मैं ह्यूमन बॉडी से बताऊंगा, मतलब डिफॉर्मेबल बॉडी से, लेकिन आप वो मैं समझाने के लिए बताऊंगा। एक्चुअली आप डिफॉर्मेबल बॉडी से कंपेयर करने से मुश्किल में आ जाओगे। हमेशा कोशिश करना एग्जाम्पल को बाद में रिजिड बॉडी से कंपेयर कर लेना, ठीक है।
समझाने के टाइम पे कुछ मैं ह्यूमन बॉडी लाऊंगा, लेकिन उस डिफॉर्मेबल बॉडी को आप एकदम स्टिक मत कर लेना दिमाग में। उसके बाद आप रिजिड बॉडी में पहुंच जाना और उस चीज को रिजिड बॉडी में अप्लाई कर देना, देखना इनर्शिया मैच हो जाएगा। इनर्शिया का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बन जाएगा। देखो, तो इनर्शिया क्या है? दिस इज द इनएबिलिटी of an object inability of an object to कौन सा इनेबिलिटी है? इनेबिलिटी यही है कि चेंज नहीं कर, टू चेंज, ये चेंज नहीं कर सकता है खुद का स्टेट को, टू चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ। This is the inability of an object to change its state by itself. किस टाइप का स्टेट? नंबर 1, अगर ये स्टेट रेस्ट में है तो ये ऑलवेज रेस्ट में, ऑलवेज रेस्ट में रहने की कोशिश करेंगे। नंबर 2, अगर मोशन में है तो ऑलवेज मोशन में रहने का जो टेंडेंसी है, और कह सकते हो इनएबिलिटी है, ऑलवेज इन रेस्ट इन कर दो, ऑलवेज इन मोशन। नंबर 3, डायरेक्शन के केस में couldn't change the direction. इस डेफिनेशन को थोड़ा, ये सब लिखने का जरूरत नहीं, डेफिनेशन तो इतने में ही काफी है। अगर चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो। कैसे? दिस इज द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट्स। देखो किस हिसाब से लिखना है, तब इस सारी चीज को आप डिफाइन भी कर पाओगे। दिस इज द इनएबिलिटी of an object to change its state of rest। तो आपने मेंशन कर दिया फर्स्ट वन, और टू चेंज इट्स स्टेट यूनिफॉर्म मोशन। सेकेंड को आपने डिफाइन कर दिया डेफिनेशन के अंदर, एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। थर्ड को आपने डिफाइन कर दिया। तो इस टाइप से बन जाएगा मेरा इनर्शिया का डेफिनेशन। इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, ये जो इनर्शिया है ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं? डिपेंड्स ऑन मास। जो ऑब्जेक्ट का मास होगा उस मास के ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब मेरा एक ब्लॉक है, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। ब्लॉक ए का मास है 50 kg, ब्लॉक बी का मास है 100 kg। तो किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? ऑब्वियसली जिसका मास ज्यादा होगा इनर्शिया उनका ही ज्यादा है। बी ब्लॉक का मास ज्यादा है, क्योंकि आपको रेस्ट पोजीशन पे अगर ये है तो एक तो खुद तो एबल नहीं है, इनेबिलिटी है इनका, खुद चेंज नहीं कर सकते, तो फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा मुझे। अप्लाइड फोर्स जो होगा, अप्लाइड फोर्स जो होगा इस केस में ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके इनका स्टेट में चेंज कर पाऊंगा। खुद तो इनेबल है, एक इनेबिलिटी तो इनका है ही, और जो एक्सटर्नल फोर्स मुझे अप्लाई करना पड़ रहा है वो ज्यादा अप्लाई करना पड़ रहा है,
तब जाके इमोशन में आ रहे हैं, तो इनका इनर्शिया ज्यादा होगा। अब देखो, कॉन्सेप्ट के लिए मैं सिर्फ इतना रख देता हूं इनर्शिया का डेफिनेशन, बाकी चीज आप मेंशन ना भी करोगे तो इनर्शिया का डेफिनेशन हो जाएगा। दिस इज द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ। चेंज स्टेट के अंदर तीनों स्टेट मेंशन हो ही जाता है, और अगर इलेबोरेटली आप मेंशन करोगे तो ऐसे चाहिए। तो अभी देखो, एक एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद उसको इधर समझाते हैं कैसे हो रहा है। यहाँ पे मेन फिजिक्स आएगा। अब बस में खड़े हो, मैं आप कोई भी हो सकता हूँ, बस और ट्रेन कोई भी जगह पे, तो मैं रेस्ट में हूँ। इनर्शिया 3 टाइप के हैं, मैंने पहले बता देता हूँ। नंबर 1 इनर्शिया ऑफ रेस्ट, नंबर 2 inertia of motion, and number 3 inertia of direction। ठीक है, अब मैं बताता हूं, दिखाई तो दे रहा है inertia of rest, motion and direction। देखो, मैं एक बस में खड़ा हूं, बस अचानक चलना स्टार्ट किया, तो मेरा केस होगा inertia of rest। अब मुझे किस टाइप का जार्क महसूस होगा, मतलब किस टाइप का जार्क मुझे मिलेगा, बैकवर्ड जार्क मुझे मिलेगा, मतलब मैं पीछे गिरने, एक मतलब मेरा टेंडेंसी क्या होगा कि जो पोजीशन था उस पोजीशन को मेंटेन करना, बट बस तो चलने लगे हैं ना, समझ रहे हैं, बस या ट्रेन या कुछ भी चीज चलने लगे हैं, तो ऑब्वियसली मेरा टेंडेंसी होगा पुराना जो मेरा पोजीशन था उसको रिटेन करने का। बट ये जो कंडीशन है इसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और एक एग्जांपल दे देता हूं, एक ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रखे हो और उसके ऊपर एक कॉइन्स रख दियो। अब कार्डबोर्ड को आप ऐसा करके फोर्स अप्लाई किया तो कार्डबोर्ड निकल गया। वो कॉइन्स क्या होगा, कॉइन्स का टेंडेंसी क्या होगा, कॉइन्स तो रेस्ट पोजीशन में था, वो तो मोशन में आ ही नहीं सकता। अब तो कार्डबोर्ड मोशन में आएगा और कॉइन्स रेस्ट में रहेगा, कॉइन्स ग्लास के अंदर गिर जाएंगे। डोरमैट धूल से भरी हुई है, आपने डोरमैट के ऊपर एक स्टिक से हार्ड हिट किया, क्या होगा, डोरमैट तुरंत मोशन में आ जाएगा, बट धूल मिट्टी जितना था वो तो रेस्ट पोजीशन में था, वो गिर जाएंगे। डोरमैट मोशन में आते ही डोरमैट थोड़ा दूर डिस्टेंस ले लेंगे, धूल मिट्टी उधर गिर जाए। एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन का कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल में क्या आएगा, आप कार चला रहे हो, कोई एक डायरेक्शन में जा रहे हो, अब कार नहीं, आप कार मत चलाओ, जो बस में थे उसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। बस में आप खड़े हो और बस तुरंत ब्रेक कर दिया, अब क्या होगा, आगे ऐसा करके, मतलब जो जार कप को उस टाइम पे पीछे लगा था अब जार कप को आगे लग जाएगा। क्यों, आपका बॉडी का टेंडेंसी क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, बट बस तो रुक गए हैं। जो इनर्शिया है, इनर्शिया मोशन के हिसाब से क्या है कि इनका टेंडेंसी आगे जाने का था तो ये आगे ही जाएगा, लेकिन बस रुक गया है, इसलिए आप थोड़ा झुक जाओगे। अब मैं पहले ही क्या बताया था कि ह्यूमन बॉडी एक डिफॉर्मेबल बॉडी है, तो आपके पास हाथ है, पैर है, आप कुछ ना कुछ करके खुद को बचा लोगे। बट एक रिजिड बॉडी का केस ले लो, रिजिड बॉडी तो वो नहीं कर सकते, रिजिड बॉडी थोड़ा डिस्टेंस मूव कर जाएंगे। इस केस में भी रिजिड बॉडी, जो बस अचानक चलने लगा था उस टाइम पे रिजिड बॉडी कुछ पीछे डिस्टेंस चले जाएंगे, है ना। यही चीज को मैं बताऊंगा और उसमें एक फिजिक्स है, थोड़ा रुक जाओ, पहले एग्जाम्पल का कंप्लीट करने दो। तो इनर्शिया ऑफ मोशन का एक था एग्जाम्पल। अब कोई भी जगह जा रहे हो, हिल स्टेशन में घूमने गए हो, गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा रहे हो, कोई हिल स्टेशन में ट्रैक आ गया, अब ट्रैक में अब गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा रहे हो, क्या होगा, अगर जो ड्राइवर है वो तो एडजस्ट कर लेता है, लेकिन जो साइड में बैठे रहते हैं, जो पैसेंजर है, वो जिस डायरेक्शन में गाड़ी जा रहा था, मतलब कार जा रही थी, उसी डायरेक्शन में आपको क्या मिल जाएगा,
एक टेंडेंसी होगा, दिस इज द इनर्शिया ऑफ मोशन। अचानक बाइक चलाते वक्त कोई टर्न आया, आपने टर्न लिया, तो बॉडी क्या होगा, बॉडी कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, बाइक जा रही थी जिस डायरेक्शन में शुरुआत में, उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे, बट फोर्स कौन सा डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब हैंडल क्या कौन सा डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, उस डायरेक्शन में, लेकिन टेंडेंसी कौन सी होगी, जो बाइक की डायरेक्शन से उसी डायरेक्शन में होगी। ठीक, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनका भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। अब देखियो, बाइक, बाइसाइकिल, कोई भी चीज में मड गार्ड होते हैं। अब मड गार्ड क्यों, क्योंकि जब भी व्हील्स रोल होता है तब मिट्टी कीचड़ कुछ भी हो उस डायरेक्शन में वो फैलता है, तो आपका कपड़ा को गंदा कर देगा, तो उसी डायरेक्शन में, मतलब ये, तो एक डायरेक्शन में ऑलवेज टेंजेंट के बराबर, अलोंग टेंजेंट, मिट्टी कुछ भी, तो इस टेंजेंट के बराबर अगर साइकिल के इस सीट पे आप बैठे हो कि बाइक में, तो आपको कपड़ा पूरा गंदा कर देगा, इसलिए मड गार्ड होता है जो इसको रोक लेता है, इस मिट्टी और कचरे को। अब एक थ्रेड के अंदर बांध के, स्ट्रिंग में बांध के कोई एक पत्थर को ऐसे घुमा रही हो, देखो ये एग्जांपल बार बार आया था, घुमाने के टाइम पे तुरंत छोड़ दो, एक डायरेक्शन बराबर वो निकल जाएगा। जब तक आप फोर्स देके इनको रोक के रखे हो तो ठीक है, घुमाने के टाइम पे जैसे ही अपने फोर्स को विथड्रॉ कर दिया, टेंजेंट के बराबर निकल गया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो उनका कौन सा टेंडेंसी था, अलोंग द टेंजेंट। अगर मैं बहुत अच्छे से ड्रॉ करूं तो अलोंग द टेंजेंट, इस डायरेक्शन में हमेशा टेंडेंसी होगा कि जो ऑब्जेक्ट है ये निकल जाने का, बट आपने एक फोर्स अप्लाई करके, जो इंटरनल फोर्स है, इनको आप घुमा रहे थे। क्लियर? और कोई एग्जांपल चाहिए? मेरे ख्याल से अगर आप लोगों को ये कंप्लीट है, मेरे ख्याल से अगर आप लोगों को और कुछ एग्जांपल दिमाग में आते हैं तो कमेंट बॉक्स में डालना। अब आ जाता हूँ मैं जो कॉन्सेप्ट में बताऊंगा बोला था। देखो, बस का केस में, बस में खड़े हैं हम, ए डिफॉर्मेबल बॉडी को भूल जाओ, अभी फिजिक्स में आ जाओ। एक ब्लॉक है, ब्लॉक है ए, अब ए ब्लॉक, ये बस है, बस का फ्लोर, ये बस इस डायरेक्शन में जा रहा था, यहाँ पे ड्राइवर का सीट है, ये ड्राइवर इधर बैठे हुए, तो बस जब जा रहा था अचानक स्टार्ट किया, सॉरी जा रहा था नहीं, बस रेस्ट पोजीशन पे था, पहले बस रेस्ट पोजीशन पे था, अब बस चलना शुरू किया, क्या होगा इस ब्लॉक का, ब्लॉक तो रेस्ट पोजीशन पे था, अकॉर्डिंग टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनका टेंडेंसी होगा रेस्ट में रहने का, बट बस चलना शुरू कर दिया है, ये बैकवर्ड एक जर्क फील करेगा, और सपोज मेरा जो ब्लॉक है इस पोजीशन पर आ गया, स्लाइड कर जाएगा, ये पोजीशन मान लो ए डैश, इस पोजीशन पे आ गया। अब बस 10 किलोमीटर तक यूनिफॉर्म मोशन में रन किया, तो ये ब्लॉक क्या कुछ होगा और कोई प्रॉब्लम होगा, नहीं होगा, ये ब्लॉक यहाँ बैठे रहेंगे, मतलब और पीछे नहीं जाएंगे, एक बार पीछे आ गया बस, उसके बाद अगर मान लो इसको मैं और भी बड़ा कर देता हूँ ये, लेकिन ये ब्लॉक यहाँ तक नहीं आएंगे, जितना पहले जितना आ गया बस, उसके बाद और पीछे नहीं हटेंगे वो, उसके बाद अगर यूनिफॉर्म मोशन में बस जा रही है तो ब्लॉक का कोई मुश्किल नहीं है, ब्लॉक ऐसे ही बैठे रहेंगे। फिर बस ने ब्रेक किया और स्टॉप हो गया, तो इनका टेंडेंसी क्या हो गया था, आगे जाने का, क्योंकि इनको एक मोशन मिल गया था, तो ये फिर जाके मान लो इस जगह पे आ गए, ए डबल डैश। अब क्यों हो रहा है ये, फिजिक्स क्या कह रहे हैं, क्यों हो रहा है, मतलब ए डैश और ए डबल डैश इच पोजीशन क्यों ऐसे चेंज हुआ, देखो जब रेस्ट पोजीशन में था बस, तब इन दोनों के अंदर जो कांटेक्ट था, इस कांटेक्ट में एक फोर्स एक्ट हो रहा था, दिस फोर्स इज कॉल्ड, अगर मैं ऐसे दिखाऊं, इफ दिस फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स,
क्यों? फ्रिक्शन एक काम कर ही रहा था, इस केस में नहीं, सॉरी एरो गलत दिया हूं, इस या ए, इन दोनों के अंदर एक कांटेक्ट था और फ्रिक्शन काम कर रहा था, तो उस फ्रिक्शन के वजह से जो फोर्स था, दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स। अब क्या हुआ, बस अचानक चलना स्टार्ट किया, तो जब चलना स्टार्ट किया, ए फोर्स, एक सफिशिएंट फोर्स मिल गया था इस ब्लॉक को। पहले तो जार्क में इधर आ गया, लेकिन जार्क में आने के बाद, इस पोजीशन में आने के बाद इनको एक सफिशिएंट फोर्स मिल गया। इन व्हिच डायरेक्शन? डाइवर्ज जिस डायरेक्शन है बस को चला रहे, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स था ये इंक्रीज होगा। चलो, इसको फ्रिक्शनल फोर्स एफ था, अब एफ एफ वन था, एफ टू से मेंशन करता हूँ। एफ टू, ये इस पोजीशन पे आ गया, बस स्टार्ट किया, स्टार्ट करते जर्क हुआ, पीछे इस पोजीशन पे आ गया। अब फ्रिक्शनल फोर्स है एफ टू, एफ टू, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स, अब ऑब्वियसली एफ वन इज, एफ टू इज ग्रेटर देन एफ वन। क्यों? क्योंकि बस अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया है, तो जब चलना शुरू कर दिया, एक जो एक्स्ट्रा फ्रिक्शनल फोर्स मिल गया, इसी के कारण ये बॉडी के अंदर भी ये फोर्स आ चुका है, और ये इतना सफिशिएंट होता है कि इनको कोई मुश्किल नहीं होता है, ये बस के साथ एडजस्ट हो जाते हैं और ये भी मोशन में आ जाते हैं। फोर्स कहां से मिल रहा है? यही फोर्स जब बस चल नहीं रहा था, इसी फोर्स के कारण ये इधर बैठा हुआ था। जब चलना शुरू किया, इस फोर्स के कारण बॉडी तो इधर आ गया था, बट इन्होंने आराम से बैठे हुए थे, कोई दिक्कत नहीं हुआ। बस अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जा रहा था तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, इधर आराम से बैठे हुए थे। सर्टेनली बस ने ब्रेक किया, इस जगह पे आ गया, फोर्स का वैल्यू कितना आ गया? F1। क्यों? बस ब्रेक करके स्टॉप हो गया है, रेस्ट पोजीशन पे मेरा पहले था F1, तो अब स्टॉप हो गया, तो अभी ऑब्वियसली F1 और F1 दोनों इक्वल हो जाएगा। चलने के टाइम पे इस बस को, इस ब्लॉक को एक एक्स्ट्रा फोर्स मिल गया था, जो F2, एंड F2 इज ग्रेटर देन F1। क्लियर? मैं ऐसे अगर लिख सकता हूं, F2 इज इक्वल टू F प्लस F1। इस एक्स्ट्रा फोर्स के वजह से, ये जो एक्स्ट्रा इधर फोर्स देख रहे हो, F प्लस F1, इस F के वजह से ये जो ब्लॉक था ये मोशन में आ गया था, एंड बस के अंदर ये एकदम बस के फ्लोर पे बहुत अच्छे से रुका हुआ था, हिल नहीं रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। क्लियर? यही कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ लेना। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके 2-3 बार देखो, समझ में आ जाएगा। अगर तब भी नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में डालो, मैं अलग क्लास में पूरा इनर्शिया का चीज और एक बार समझाऊंगा। आज यहाँ तक, फिर मिलते हैं, चलो बाय बाय।